पढ़ लिया था बंगाल विमान कब आई थी 1943। इसी का नाम क्या था? ब्राउन स्पोट। क्या नाम था? अब इतनी सड़ी सी चीज तुम्हें याद नहीं ले रही। ब्राउन स्पोट कब आई थी? 1943 में। कौन सी ग्रुप में आई थी? राइट है। उसकी वजह से बंगाल में क्या आ गया था? अकाल आ गया था। उसका कॉजल क्या था? कोई मुझे बता सकता है? हाँ, हेलिमोन्थोस्पोरियम और आया उसमें भी दिया। जो वीडियो देख रहे हैं भैया है ना, वो बुक जरूर खोल ले, जनरल एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 पेज नंबर 2 है ना। नेक्स्ट कौन सा था अपना? 1945। ये आया ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। देखो तो याद रखना है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जल्दी आ गया था, इंडिया में बाद में आया था। बताओ वर्ल्ड में कब आ गया था? 1945। ठीक है, 1945। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड इज एन.ई. बोर्नो। ठीक है, और फादर हो गए। ठीक है, हाँ देखना, एक ध्यान से देखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एनी बोर्नो। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है, जो टर्म है, टर्म इज गिवन बाय विलियम लॉ। एक मिनट लर्न कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे बढ़ो। बातें मत करो, आज वैसे दिन अच्छा नहीं गया, देखिए उंगली कट गई है, नाखून भी कट गया। ठीक है, वो अच्छा है, लड़की नहीं हुई तो नेल पॉलिश लगा नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं, पूरी उंगली भी कट जाती तो कोई टेंशन। चलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कब आया? 1945। थोड़ा दिया करो, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। फादर कौन है बेटा? एन.ई. बोर्नो, और टर्म इज गिवन बाय विलियम लॉ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? आगे देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है? 1945। ये इंडियन विलेज सर्विस चालू करी थी मोशर एंड बी.एन. गुप्ता ने। ये इतना इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है, छोड़ सकते बेटे। नेक्स्ट है 1946, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन। ये फरीदाबाद में बना हुआ है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा। ये बात वाले बहुत दिक्कत देते हैं। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश में था। फरीदाबाद अलग है, तो फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। अब ये क्या है? डायरेक्टरेट। ये थोड़ा सा बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। देखो, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज और प्लांट प्रोटेक्शन, ये सारी बातें एक साथ बता रहा हूँ। ये वर्ड आजकल तो बहुत फेमस हो गया, क्वारंटाइन कर दिया हमको। जैसे क्वारंटाइन का मतलब क्या, प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब है। देखो, प्लांट प्रोटेक्शन की जब बात आए ना, तो दो चीजें याद आती है कि एक तो उसे इंसेक्ट से बचाओ, और एक उसे किससे बचाओ? डिसीज। किस से बचाओ, बोलो जल्दी? इंसेक्ट और डिसीज। तो ये उसका क्या हो गया? प्लांट का क्या हो गया? प्रोटेक्शन। अब डायरेक्टरेट क्यों है? डायरेक्टरेट मतलब कोई भी डिसीज अगर कहीं पर भी लगती तो सबसे बड़ी संस्था जो उसे देखेगी कौन है? वो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड वो वाली है। अब क्वारंटाइन क्या है? देखो, क्वारंटाइन और रिसर्च वाली बात क्या है? जैसे कोई भी डिसीज अगर लगती है और वो पेंडेमिक है, जो बड़े लेवल पर फैलने वाली है, तो वो जो है कहाँ जाएगी, कहाँ भेजेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट को?
या कोई डिसीज लग गई, ठीक है, और उससे इतना नुकसान हो गया, ये पूरी रिपोर्ट बना के कहाँ भेजनी है हमें? फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में क्या है एक बार बोल के बताओ, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, फिर आगे क्या है? क्वारंटाइन एंड रिसर्च। तो रिसर्च चलती रहनी है। क्वारंटाइन वर्ड और देख लेते हैं। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम कोई, देखो हम क्या है, पहले शौक में एक वीड लेके आ गए हम, तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा, वो एक ये उगी हुई है, 10 उगी हुई है, वो फूल दिख रहे हैं ना तुमको, ये हम विदेश से लेके आ गए। ये क्या हम शौक में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेके आए थे कि बहुत सुंदर लग रही है हमारे यहाँ, चलो, फिर वो ज़्यादा ही सुंदर हो गई, नहीं आया। हमने क्या करा, उसे लेके हम यहाँ स्टेब्लिश कर दिया, बहुत ज़्यादा फैल गई वो, तो वो अब हमारे लिए क्या बन गई? वीड। और लाए पहले क्या थे, किस लिए लाए थे? ऑर्नामेंटल, मतलब सजावट के लिए लाए, ठीक है। ऐसे ही कई सारे हम वीड भर के ले आए सीड के साथ साथ, समझ में ही बात? वीड कैसे भर के ले आए? विदेश से हम आए, हमें नहीं पता हम क्या लेके आ रहे हैं ना, तो अभी क्या है, अब क्या है, क्या चीज़ है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब क्या है? अगर आप जो कुछ लेके आ रहे हो विदेश, उसकी चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के बाद उनको कुछ भी गड़बड़ लगती है कि ये प्लांट सही है या नहीं, तो वो उसे वहाँ रोक लेंगे और क्या कर देंगे? बोलो, क्वारंटाइन। जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि इसके साथ कोई भी, जैसा आप सीड लेके आए, कोई बीज लेके आए हैं, तो बीज में कोई वीड भी साथ आ सकता है। अब नया है, इतने वीड पहले से ही अपने हैं, तुम भी तो वीड ही हो, फालतू ही परेशान करते हो। हाँ, तो वीड जब वो क्या है, अगर इतने वीड पहले से है और एक और वीड आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो उसे लाने से पहले ही क्या कर दिया जाता है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या एक पीरियड है, उस दौरान आपकी चेकिंग होगी, मतलब उस सीड की चेकिंग होगी कि उसमें कुछ भी गड़बड़ है या नहीं। अगर नहीं हुई तो उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे इंडिया में, लाने की परमिशन मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वारंटाइन समझ गए ना। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, पढ़ के बताओ। सेंट्रल राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है बेटा कटक उड़ीसा। कहाँ पर ये? कटक उड़ीसा। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ बता दो? 1946। एक और आएगा IRRI। देखो अंतर थोड़ा सा है, CRRI और IRRI। अब ध्यान से देखना, जहाँ पहले IRRI है वहाँ पर इंडिया भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। वो तो आपको पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा कि कहाँ इंडिया है और कहाँ ट्रांसलोकेटेड, समझ गया? तो यहाँ पर इंटरनेशनल, बोलो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लॉस बेनोस, फिलीपींस। कल ही बताया था, जगह चेंज हो गई, पहले कहा था मनीला, ठीक है। नए नए बच्चों को नाम कम याद रह रहे होंगे, याद रह जाएंगे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट is now shifted to Los Benos और previously it is in Manila, Philippines। कंट्री कहाँ है? देखो हर क्रॉप के लिए रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनली भी और नेशनली। नेशनली मतलब हमारे देश में कहाँ है? तो हमारे देश वाले का नाम है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा। याद रखने का तरीका, जहाँ C आए वहाँ C आएगा, इधर कटक भी C से चालू होती है, ठीक है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सी वाला कहाँ आएगा? कटक उड़ीसा। तुम क्या नशे में रहते हो? IRRI फट से क्या लगा दिया? कटक उड़ीसा। मैं सुबह सुबह नशे में था, मेरे को सूझी नहीं पड़ी कब उंगली कट गई, मन में बात। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं रहता, उसको बोलता हूँ मैं नशे में। चलो ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, ध्यान नहीं है मतलब यही हुआ ना। चलो नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी पढ़ के बताओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। ये चलाई थी, किसने चलाई है? डी प्रकाशन और डी थारागुड़। ये ठीक है, ये टिक कर लेना। इसको फिरका प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं बेटा, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये फिरकी वाले कौन थे? ये दो लोग थे, प्रकाश थे और थारागुड़ थे।
तो हमने याद रख ली प्रकाश की खिड़की ले ली, कब ली 1946-47, ऐसे याद करें। ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बताया तुम्हें किसके अंदर आएंगे, कल पढ़ाया था ना एक वर्ड एक्सटेंशन, किसके अंतर्गत आएंगे ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझ गए थे ना, ये सारे प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन वाले का काम क्या है बोलो, एक का काम है रिसर्च करना, दूसरे का उसको फैलाना, किस तक, किसान तक, तो फैलाने का काम किसका है। तो ये सारी एक्सटेंशन की हिस्ट्री है, वो भी उसी में डाल दी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बताया था पहली बार ग्रो मोर फूड कैंपेन क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। पहली बार कब चली थी 1942 में, अब दूसरी बार कब चली 1947, अब सक्सेसफुल होगी। ग्रो मोर फूड कैंपेन क्या कहती है, कहती है ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसल उगाओ जिसे खाया जा सके, फूड ग्रेन उगाओ। नेक्स्ट कौन सी है, इटावा, इस पे स्टार लगा लेना बेटा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट चला था, ये अल्बर्ट मेयर ने चलाया था, और ईयर इसमें क्या है 1948। अगला देखो, मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट बाय एस्केड, ये मजदूर मंजिल क्या है, कहना नहीं चाहिए पर जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ बेटा तो बहुत कत्लेआम हुआ, समझ में ही बात। कत्लेआम कैसे हुआ, उधर साइड वालों ने हिंदुओं को मार दिया, इधर के हिंदुओं ने मुस्लिमों को मार दिया, कई लोग जो वहाँ से इधर आ रहे थे रास्ते में ही मारे गए, कई की फैमिलियाँ बिछड़ गई, कई लोगों को अपने घर छोड़ के आने लगे पड़े, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वापस पाकिस्तान से मिल जाएं, पर हम थे एक, हमारी जबान सब एक था। तो उस समय बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, लोग बहुत ज़्यादा मरे, कई लोग विस्थापित हुए। पार्टीशन को हम मतलब इंडिपेंडेंस हमें जो मिली है, जो आज़ादी मिली है, उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, क्या देश के टुकड़े हो गए, ठीक है। ये तो अभी जो शोएब अख्तर भी अपनी तरफ होता तो क्रिकेट टीम और अच्छी हुई। खैर कोई बात नहीं, आजकल तो दुश्मन हो गया वो तुम्हारा, है ना, भाई था तुम्हारा, दुश्मन जबान एक है, बोली एक है, तो फिर जरूरत क्या है अलग अलग होने की। जाति एक है, जाति में जाति ये नहीं मानता लड़की, कौन सी वाली कि हम इस कास्ट के, मैं जाति मानता हूँ इंसान। इफ यू आर ए ह्यूमन देन यू आर ऑफ सेम कास्ट, है ना। अगर आप पेड़ हो तो पेड़ हो, बस इससे अंदर और क्या जाना, है ना। तो यहाँ तक रखो, बहुत आगे जाओगे, ह्यूमैनिटी को सर्वोपरि रखो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसने क्या करा, एसके डे मेरी तरह सोचने वाला था, तो उसने कहा एसके डे ने सोचा कि डे में सोचा, उसने रात में नहीं सोचा, डे में उसने सोचा कि एक काम करते हैं कि सभी जो मजदूर हैं, मतलब जो लोग पलायन करके आए, उनके पास तो कुछ नहीं बचा, अब भागते भागते ट्रेन में क्या लेके जाओगे, एक पोटली भर के ले जाओगे, घर तो उठा के ले जा नहीं सकते। प्राची सोच रही थी सर मेरा पाकिस्तान में घर होता मैं उठा के ले आती थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरी जो पैसे थे थोड़े बहुत जो लेके वो लोग इधर आ गए, तो वो क्या बन गए बेटा, मजदूर। तो मजदूरों को काम दिलाओ, तो इसने प्रोजेक्ट चलाया, बोलो मजदूर मंजिल। कब चला 1948, और पार्टीशन कब हुआ था 1947। एक दिन पहले पाकिस्तान बना दिया और एक दिन बाद क्या बना दिया, इंडिया बना दिया। उनका क्या है 14 अगस्त 1947, और हमारा कब है 15 अगस्त। They declared themselves as a Islamic country. We declare ourselves as a sovereign democratic republic. ठीक है। नेक्स्ट कब है 1948, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ये क्या था बेटा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। इसी को यही नाम, इसी का नाम बदल के बाद में WTO बना है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है देखो, ये दोनों चीज समझ में आ जाएगी अभी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स क्या कहता है, जैसे एक देश, अब चीजें क्या है, हर देश के पास सब कुछ है क्या, पीछे बोलो, हर देश के पास सब कुछ है क्या, नहीं है, कुछ हमारे पास है, कुछ दूसरे देश के पास, तो क्या कर ले, व्यापार कर ले, क्या ट्रेड कर लेते हैं आपस में। तुम हमें कुछ दे दो, इसके बदले हम तुम्हें दे देंगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेम वैसे कौन से बोस का नारा जो था, सुभाष चंद्र बोस का, तो वैसे ही इनने ट्रेड एंड टेरिफ्स था, और उसमें क्या है, कई सारे नियम बना दिए कि भाई हम इतना देंगे, इस रेट पर देंगे, इतनी ड्यूटी लगाएंगे। हर कंट्री अपने, जैसे हम जो माल बेचते हैं दूसरे देश को, तो हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने टैक्स बढ़ा सकेंगे। बात समझ में आ रही क्या। और कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर हमें अपने जो बेचने से रोकती है, अपने जो भी ट्रेड है, जो कि बैन लगाती है, तो देखो एक चीज़ है, जो उसके सदस्य होगा ना,
जैसे उसमें जो जो कंट्री ने साइन कर दी वो आपस में, जैसे हम सब है जैसे समझते हैं हम जनरल ट्रेड, हाँ समझ लेंगे। अगर हम 80 लोग, 80 में से 60 लोगों ने ऐसा कहा कि हम तैयार है साइन करने के लिए कि तुम हमारे यहाँ कुछ भी बेच सकते हो और हम तुम्हारे यहाँ कुछ भी बेच सकते हैं। 20 लोगों ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, कि हमारी मर्जी, हम इन 60 में से किसके साथ व्यापार करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। हम 60 में तो कहते हैं कि नहीं हम आपस में फ्री है, तो ये कौन सा ऐसा ट्रेड और ट्रैफिक इसके टैरिफ पे ये बना लिया है ना। कब बनाया ये आता है बेटा, इसको घाट पढ़ता हूँ मैं, GATT, हाँ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी 1948 ही था है ना, 1948 है इसका भी है, ठीक है। तो समझ गए। इसी से आगे चलकर क्या बन गया WTO। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें 200 कंट्री हो गई, उनने कह दिया कि हम आपस में व्यापार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अमेरिका अब क्या कर रहा है, चीन पर बैन लगा रहा है ट्रेड पे। तो कोई भी कंट्री अपनी जगह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री से ट्रेड करना चाहती है या नहीं चाहती। एक खुशी की बात मैं बताऊं तुमको कि हम पाकिस्तान को बहुत सारा ट्रेड माल बेचते हैं और उनसे भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसीलिए भी हमें पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उनने वो जो खोला है अभी वो सिक्कों का वो खोलते हैं ना उसने, वो इसलिए खोला ताकि भारतीय लोग वहाँ आए और उनके पास टूरिज्म बढ़े और थोड़ा पैसा। तो ये सब अच्छे गेस्टर है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। मेरे 2 बेटे मरे, तुम्हारे 4 मरे, दोनों के बेटे, ठीक है। क्या गिनती करो यार, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कौन सा है, 1952, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसमें टिक कर लेना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था, ये कब चला था, 1942। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी मतलब क्या हो जाता है बेटा, समुदाय। समुदाय से मतलब कोई एक जाति, कोई विशेष ग्रुप, तो उस पूरे ग्रुप को इम्प्रूव करना है। तो उस समय जो गरीब लोग होंगे या जो भी ऐसे दबे कुचले लोग होंगे उनको उठाने के लिए चलाया होगा, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब चला, इसका ईयर आता है, समझे, 1950। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये चली 1953 में। इसका काम क्या है, वही एक्सटेंशन का काम बोल दो कि जो रिसर्च चल रही है उसे कहाँ तक ले जाना, फील्ड तक या फार्मर तक। रिसर्च कहाँ चल रही है, लैब में, और ले जाना कहाँ है उसे, फील्ड तक। तो ये काम कौन करेंगे, एक्सटेंशन वर्कर। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चली, कब चली, 1953। नेक्स्ट 1957, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ये मैं बता। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ध्यान से देखना बेटा। ICR के लिए हर एक क्रॉप इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पता नहीं कब किस क्रॉप की जरूरत पड़ जाए, तो हर एक क्रॉप पर रिसर्च करना जरूरी है या नहीं है ना, जरूरी है। हर क्रॉप पर रिसर्च चलती रहनी चाहिए। तो हर एक क्रॉप के, अब एक साथ सारी पे चालू कर देता तो इतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसने क्या कहा, ईयरली अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग स्टार्ट कर दिया। तो उनने इसको नाम दिया ऑल इंडिया, यानी पूरे देश में कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब समन्वित, पूरे देश मिलके कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहली क्रॉप जिस पर चला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर चला था, मेज। काम क्या है, इसका एक सेंटर दे देंगे, जैसे मैंने बताया था ना, NRC बना देते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर। सोयाबीन के लिए कहाँ है, इंदौर में। बीड के लिए कहाँ है, जबलपुर। ऐसे ही उस सेंटर के अंदर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ मक्का अच्छे से हो सकती है, यानी मक्का पर रिसर्च हो सकती है, वहां पर वो क्या चला देंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सब क्रॉप पे चले हुए हैं, ठीक है। पर कुछ ही क्रॉप की हमसे पूछता है, और सबसे पहले किसका पूछता है, मेज का, क्योंकि फर्स्ट किस पे चला था, मेज। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, द फर्स्ट AICRP वाज ऑन मेज, या स्टार्टेड फॉर विच क्रॉप, किस फसल के लिए पहले AICRP चला था, फर्स्ट किस पे चला, मेज। यह है 1957। याद करने का तरीका, चमक उठी सन 57। कौन चमक उठी, मक्का। कब चल उठी, 19। चमकी क्यों, फर्स्ट आ गई ना वो, उसके पहले किसी पे AICRP नहीं चला। 3 साल तक मक्का ने दूसरी क्रॉप से बात ही नहीं करी, बोले तुम फालतू बातें नहीं करो, हम पे आजकल क्या चल रहा है, AICRP।
लोग रिसर्च कर रहे हैं, फिर सभी आ गया, काव बफेलो सब पे रिसर्च चल रही है ना। तो पहला पूछता है अपन से, है ना। नेक्स्ट नाफेड, नाफेड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफेड क्या बेटा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब एक वर्ड ध्यान रखना, एग्रीकल्चर नहीं है, क्या है, एग्रीकल्चरल। कहीं जगह ए का मतलब एग्रीकल्चर आएगा, कहीं जगह ए का मतलब एग्रीकल्चरल आएगा, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। अभी यहाँ पर का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड। तो ये जो नाफेड है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, मतलब क्या है, कोऑपरेटिव मतलब सबकी मिली हुई, है ना, सरकार और जनता दोनों की भागीदारी है। जहाँ भी कोऑपरेटिव वर्ड जुड़ जाए ना, वहाँ प्राइवेट वाला काम नहीं है, वो पूरा काम कौन कर रहे हैं, फिर सरकार कर रही है, और लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं और सरकार भी जुड़ी हुई है, दोनों ने मिलकर नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बना लिया है ना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बना लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना बेटा, कि सरकार ने अलग अलग मंडियां बना रखी है ना अभी खरीदने के लिए, ठीक है। तुम ध्यान से देखोगे तो मंडी जहाँ लिखा रहता है वो पूरा बड़ा सा नाम लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, शासकीय ये वो है ना, विपणन समिति सीहोर। उधर मंडी में जाके देखना, मंडी मतलब जहाँ बिकती है सोयाबीन वगैरह, है ना, तो वहाँ जाके देखोगे तो वो सब, ये सब क्या है, एक क्या बना लिए, ये कोऑपरेटिव बना लिए, कोऑपरेटिव फेडरेशन बना लिए हैं। तो वैसे ही एक कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या है, नाफेड। काम क्या है इसका, किसानों को फसल का सही दाम दिलाना, किसान की फसल खरीदना, और किसान को किस पर खरीदना, कौन से प्राइस पर, एमएसपी पर। बताया था ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कम से कम इतना पैसा तो हम आपको देंगे ही देंगे। जैसे अभी तुमने गेहूं के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दिया था 1925, गांव में कहते हो, सुनते हो, सोसाइटी में कितने के जा रहे हैं, बोलो 1925। सोसाइटी मतलब वो किसके अंडर आएगी, नाफेड। तो सबसे बड़ी संस्था जो खरीदने वाली, बोलो कौन है, नाफेड। नाफेड का ईयर याद रख लो, कब है, अक्टूबर 1958, और नाफेड ऐसे याद कर, कैसे याद कर लो, पर याद कर लो प्लीज। चल आगे बढ़ते, स्टार लगा लेना नाफेड पे। नेक्स्ट कौन सा है, इसके पहले, इसे पढ़ाने से पहले रिवाइज कर लो 2 मिनट। बहुत सारे पढ़ा दिए, इटावा पढ़ा दिया, इटावा पढ़ाए, पायलट प्रोजेक्ट भूल गए तुम, अल्बर्ट मेयर का कब था, 47, 46, 48। एस्के डे का मजदूर मंदिर पढ़ा दिया 1958, 48 है। और फिर का देखो प्रकाश 46, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखो 1952, उसके बाद देखो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, और 57 में देखो मक्का चमक रही है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज। ये इसकी याद होनी थी, इसमें से एक आध क्वेश्चन आते रहता है। मैं और मेरे दोस्त जब भी सोल्व करने बैठते हैं ना, तो ज्यादा क्वेश्चन में सही कर देता हूँ। वो पूछता है तेरे कैसे इतने सही होगा, इनका मेरे को उसको वोट रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से क्वेश्चन आते ही रहते, इसलिए उसको पूरा बार बार में लिख के याद करता था। तो वो याद है मेरे को सीक्वेंस याद हो गई कि यार ये यहाँ था, तो उसके बाद कहीं था, मतलब उसके आगे पीछे इतने ईयर होंगे। समझ में आई बात। जैसे अब मुझे ऐसे याद है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब है, 1952, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, वो कब है, फिर उससे आगे बढ़ जाओ 1953। पेज किताब के पन्ने रट जाते हैं, कहाँ लिखी है बात, ये रट जाता है कोना कोना। समझ में आई बात। अगर आप एक कैसे पढ़ते हो और बार बार पढ़ते हो, दिमाग इतना तेज हो जाता है कि उसको पता रहता है यार। हम लोग ऐसे बताते थे कि लेफ्ट साइड, और बड़े टीचर तो, और जो बहुत बड़े टीचर होंगे वो तो पेज नंबर बता देते। चल, इसलिए याद करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीजें याद रखते रहो। लिख के याद करने का तरीका बेस्ट रहता है। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरी उंगली दर्द कर रही है, पर ठीक नहीं, तुम्हें एक एक लिख लेता मेरा। पीछे तुम तीनों बातें क्यों कर रहे हो, क्या है, दिख रहे हैं, कुछ दिखा, कुछ समझ में आया क्या? खड़े हो, फिर बीच वाले लड़के, क्या नाम तुम्हारा?
हाँ, नाम क्या है अपना? हाँ जी, बताएं आपकी एसके डे ने क्या चलाया था, ढूंढो। उधर है, इधर वाले पेज पे, राइट साइड वाले। वेरी गुड। कौन क्या चलाया था? मजदूर मंजिल। वेरी गुड। कौन सी ईयर में चलाया था? 19। क्या बात है, वेरी गुड। बस यही तो आएगा, बस वेट डाउन। किसने चलाया, कब चलाया, क्या था उसमें, मैंने बता दिया था ना। जो गरीब, जो पलायन, उनको बोलते हैं विस्थापित। उसके लिए इंग्लिश वर्ड था वो। उसके लिए इंग्लिश वर्ड भी है। जो लोग अपने घर वर सब जिनके बर्बाद हो जाते हैं, फिर उनको दूसरी जगह ला ले जाते हैं, तो वो भी रेफ्यूजीज। वेरी गुड। रेफ्यूजीज बोलते हैं जो जिनका घर वर सब बर्बाद हो गया, जो उस जगह को छोड़ने को मजबूर हो गया, दूसरे देश से जो आए। जैसे यहाँ जो सिंधी लोग बसे हैं वो सिंध प्रांत के थे। सिंध प्रांत क्या है, आधा आधा बढ़ गया, आधा हिंदुस्तान में चला गया, आधा पाकिस्तान में चला। वो सिंधी लोग के देश के कोई भी हिस्से में आ गए, कोई कहाँ आ गया, कोई कहाँ आ गया। कुछ यहाँ भी है ना, सीहोर में भी है, तो वो सिंध प्रांत के लोग हैं, वो रेफ्यूजीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया बेटा। 2 अक्टूबर कितना है, 1959। ये था पंचायती राज सिस्टम। अब इसको ध्यान से देखना, पंचायती राज सिस्टम क्या है। पंचायती राज सिस्टम ये है कि पहले क्या है, गांवों को तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो गांवों के लिए एक अलग पैरेलल सिस्टम बना दिया। तुम ध्यान से देखोगे तो सुनते होंगे गांव में जब चुनाव आते हैं, बोले कौन सा लड़ रहे हो, बोले जिला पंचायत का लड़ेंगे। फिर उसके नीचे एक लड़का टोपी पहन के बोले जनपद लड़ूंगा इस बार। फिर उसके नीचे एक दस्ता मान नहीं रहे, बोले दस्ता निकल लोगे तुम, फालतू आदमी, पहले सरपंच बनूंगा फिर बनूंगा। ये 3 टायर सिस्टम है, 3 जगह पर इनके लिए बना दिया है ना। जिला पंचायत बना दी है, जनपद पंचायत बना दी है, और सरपंच बना दिया। देखो ये जिला पंचायत कहाँ रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहाँ रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जनपद पंचायत कहाँ रहती है, तहसील लेवल। और सरपंच कहाँ रहता है, विलेज लेवल। ये पंचायत है बेटा, ग्राम पंचायत बोलते हैं इसको, है ना, जो गांव की पंचायत। और जरूरी नहीं एक पंचायत में एक ही गांव हो, एक पंचायत में 4 गांव भी हो सकते हैं। एक पंचायत बनने के लिए कम से कम 1000 वोटर होने चाहिए। कितने वोटर होने चाहिए, 1000। फिर उससे कम रहते हैं, जैसे हमारे गांव में 2 पंचायत, मतलब पंचायत हमारे गांव के नाम से, पर उसमें 2 गांव। ऐसे बहुत सारी पंचायतें हैं जिनमें 4-4 गांव। अब गांव का मतलब कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया थोड़ी ना, 20 घर हो गए, गांव हो गया, तो वहाँ पंचायत बनाएगी क्या सरकार? नहीं, उसे नियर बाई गांव की पंचायत में डाल देगी, बोले तुम्हारी पंचायत हो। तो ये क्या हो गई, ग्राम पंचायत। ये 3 टायर सिस्टम हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलो कहाँ, 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और ग्राम पंचायत। अब एक ग्राम पंचायत, ठीक है, किसी ना किसी किसके अंडर में पड़ेगी, जनपद पंचायत। और वो जनपद पंचायत किसके अंडर में रहेगी, जिला पंचायत। ठीक है, देखो 2-3 गांव, क्या समझ में सही चल रहा है, 2-3 गांव अगर हैं तो उनसे मिलकर क्या बन गई, ग्राम पंचायत। उस थोड़े एरिया को बढ़ा दिया, 20-25 गांव या 7-8 गांव कुछ रहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उसकी क्या बन गई, एक जनपद पंचायत। वहां से एक जो है मेंबर, कुछ 6-7 गांव से एक मेंबर सिलेक्ट होकर कहाँ बैठेगा, जनपद पंचायत में, तहसील के नाम। वही काम करेंगे कि गाँव में ये नहीं हो रहा, गाँवों में ये होना चाहिए, पूरा इनका ये काम है। और ऊपर और लेवल पर चले जाओगे तो क्या चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में 8-10 इनके सदस्य रहेंगे, जो सीधे कलेक्टर को भी कह सकते हैं कि गांव में ये कराना है, गांव में ये सब चुन के आएंगे, वही वोटिंग से। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, बोलो, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये सही था, ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही था, गाँव के लिए ये सही साबित हुआ। कब चालू हुआ, बोलो, 2 अक्टूबर। वही 2 अक्टूबर को चुना, गांधी जी का बर्थडे था, है ना, तो 2 अक्टूबर 1959। अब इसको देने वाले कौन थे, तो पहले कोई भी सिस्टम बनने से पहले कमेटी बनती है, और कमेटी का नाम क्या है, बोलो, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे तो पीएम करते हैं ना, आज प्रधानमंत्री जी ने नए उसका उद्घाटन किया, सुना ना तुमने न्यूज में, तो वैसे ही पीएम ने करा। उस समय पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर किया, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
क्वेश्चन सुनना और आंसर देना। इससे ये जितने क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट इन वेरी इंपोर्टेंट, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, बाय कमिटी बोलो बलवंत राय मेहता और इनॉग्रेटेड बाय स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहाँ पर ये तो पढ़ी चुके, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पंचायती राज सिस्टम इज 2 टायर 3 टायर बोलो 3 टायर। वो तीनों टायर बता दी। टायर मतलब है वो वाला टायर नहीं, टीयर होता है 3 टीयर सिस्टम। टीयर मतलब लेवल होता है, 3 लेवल पे काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे आगे जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कौन 2 टीयर है और कौन 3 टीयर। अभी 3 टायर सिस्टम, तो टायर पढ़ते हैं कुछ टीयर पढ़ते हैं, जो पढ़ो पढ़ लो, बस 3 याद रखना। कितने टीयर है? जब आगे बढ़े, पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। इट स्टार्टेड इन, मैंने कहा नागौर। इट स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इट स्टार्टेड बाय द कमिटी बलवंत राय मेहता। इट इज 3 टायर है ना, स्टार्टेड इन द ईयर 19। वो इतनी सी बड़े डब्बे में से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे भी बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन है बताओ? हाँ देखो, कल हमने पढ़े थे एग्रीकल्चर कॉलेज, कितने 6। कोई बता सकता है 6 जगहों के नाम? एक बातें नहीं सुनो ध्यान से। हाँ बोलो। लायनपुर, ये 6 जगह थी जहाँ पर हमने क्या खोले थे? एग्रीकल्चर कॉलेज। यूनिवर्सिटी खोली थी क्या? नहीं, ये सब कॉलेज थे। एक यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे क्या आ जाते हैं? कॉलेज। पहले पर हमने कॉलेजेस खोल दी, अब हम पहले क्या बनाते हैं? यूनिवर्सिटी, फिर उसके अंदर कॉलेज बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो कॉलेज जो है अभी जो है पहली यूनिवर्सिटी, इस पे 1000 बार क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट देखो, यूनिवर्सिटी तो पहले ही बन गई थी, ध्यान सुनना, यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले से बन गई थी, पर एग्रीकल्चर के लिए जो यूनिवर्सिटी बनी सेपरेट, वो तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट पंतनगर उत्तराखंड। पहले क्या था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ साथ थे। कौन कौन साथ साथ थे बोलो? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो जीवी पंत साहब थे ना, ये यूपी के भी सीएम रह गए, फिर इनने ही जो है उत्तराखंड को अलग करा लिया, पहाड़ी इलाकों को अलग करा लिया। बोले हम यूपी में शूट नहीं करते, हम सीधे साधे लोग ऐसा वैसा, और अलग हो गए और वहाँ के सीएम बन गए धीरे से। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। शहर बसा दिया, शहर का नाम भी खुद के नाम पे रख दिया, पंतनगर। और यूनिवर्सिटी बनवा दी एग्रीकल्चर की और खुद के नाम पर रख ली, क्या? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर। कब स्टेब्लिश हुई? 1960। फर्स्ट, अब क्वेश्चन लेता है, फर्स्ट एग्रीकल्चर इन यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन 1963। और कौन सी है? नाम आ जाता है तो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर। और वो फर्स्ट भी थी और आज भी टॉप पे ही है, फर्स्ट ही है। समझ में आई बात? यानी जो बंदे ICR निकालते हैं बैचलर डिग्री के लिए, BSc करने के लिए, वो सीधे कहाँ जाते हैं? पंतनगर, अगर कोई टॉपर हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात पूरी हो गई, ये याद रखना है ना। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन है? गोविंद पंत। कब स्टेब्लिश हुई? 1960। चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट 1960 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट IADP। 2 आएंगे बेटा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया वाला आएगा IAAP और ये है IADP। ध्यान से देखना उसको, है ना। आगे IAAP भी आएगा, तो क्या है अभी? IADP है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब देखो, इंटेंसिव का मतलब होता है सघन। सघन मतलब अगर मैं अपने खेत में एक ही क्रॉप उगा रहा हूँ और उसके बाद सो जा रहा हूँ, तो मैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा हूँ? एक्सटेंसिव। अगर मेरे पास 20 एकड़ जमीन है और मैं 10 पर ही उगाता हूँ, तो भी वो कौन सा कर रहा हूँ? एक्सटेंसिव। और मेरे पास 20 एकड़ है, 20 की 20 ही एकड़ पे बो दिया,
बगल में पड़ोसी की खाली दिखी उसमें भी बो आया, जहाँ जहाँ जगह दिखी वहीं बो दिया, सोने की जगह भी नहीं रखी कहीं, झोपड़ी भी नहीं बनाई, झोपड़ी पे ही बो दिया, तो कौन सा हो गया? इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब होता है सघन, है ना। और अब 3 क्रॉप ले ली, है ना, एक खरीफ की ले ली, फिर रबी की ले ली और जायद की ले ली, यानी कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना क्या कहलाता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो हमने यही कहा सभी डिस्ट्रिक्ट से कि ये करो इंटेंसिव, है ना। साल एक ही है पर फसल कितनी है? 3। देखो अंतर बताता हूँ कितना अंतर आ जाता है। हमारे यहाँ फसल कितनी हो पाती है? 2। खरीफ में सोयाबीन, रबी में गेहूँ। ये नरसुल्लागंज में चले जाओ कितनी क्रॉप हो जाएगी? 3। नर्मदा जी बाजू में है, ठीक है, वहीं से पानी ले लेते हैं। कब? जायद में। तो पहली बो दी ने बोलो खरीफ में सोयाबीन, दूसरी बो दिया गेहूं, राइस, सॉरी गेहूं या धान भी बो देते हो तो लास्ट में नरसुल्लागंज। पर जो है मेनली तो वीट बोएंगे, गेहूं बोएंगे। तो वीट के लिए भी इनके पास बहुत इरिगेशन है। वीट को नॉर्मली कितनी इरिगेशन चाहिए? 6। बेस्ट के अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो 6 इरिगेशन चाहिए। तो 6 इरिगेशन इनको मिल गई, बहुत है नर्मदा जी में पानी। अब जब ये जायद आता है तब भी ये मूंग बो लेते हैं। मूंग क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल मतलब सनशाइन का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कितना ही धूप पड़े या ना पड़े उसे कोई टेंशन नहीं है, बस उसे पानी दे दो। तो ये लोग पानी से वो भी ले लेते हैं, तो उनकी वो वाली फसल एक्स्ट्रा मिल जाती है, 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तभी तो ऐसे घूमते रहते हैं या पल्सर गाड़ी में। तुमने कहा हम वहाँ के हैं नरसुल्लागंज, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो भी ज़्यादा। लैंड होल्डिंग मतलब हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान है, कम जमीन वाले। और यहाँ पर क्या है, इधर आओगे आप सीहोर साइड पे कैसे होंगे? बोलो कैसी होगी? लैंड होल्डिंग क्या होगी? ज़्यादा। इतना हमारे पास होता तो हम करोड़पति हो जाते। चलो ठीक है ना, तो हम मतलब हमारे पास रिसोर्सेज और लैंड होल्डिंग की क्या है? कमी है। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि फार्मर में भी डिफरेंसेस है, अलग अलग तरह के फार्मर है। जैसे अमेरिका देखोगे ना, तो अमेरिका में जो लैंड होल्डिंग है एक ही फार्मर के पास, वो बहुत ही ज्यादा। बात समझ में आ रही क्या? एक ही जो फार्मर है उसके पास 100 हेक्टेयर है, तो ओबियस उसके पास हार्वेस्टर भी होगा, ट्रैक्टर भी होगा, सभी होगा। और यहाँ पर एक किसान के पास 1 एकड़ है, तो उसमें क्या क्या खरीदेगा? कहाँ से फार्म मैकेनाइजेशन करेगा? कल बताया था ना फार्म मैकेनाइजेशन, यानी फार्म पर नई नई मशीनरी को लाना। तो कहाँ से लाए? इसलिए लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ सबसे कम छोटे छोटे किसान, ये भी एक समस्या। ठीक है, चलो। और डाइवर्सिफाई कर देते हैं वो फार्म को। कैसे डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है बेटा? कि 100 हेक्टेयर अगर है आपके पास, तो 100 हेक्टेयर में 20 पे ये बो दिया, 20 पे ये बो दिया, 20 पे ये सोइंग कर दिया। आप क्या है, एक 20 हेक्टेयर का नुकसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी 20 हेक्टेयर है आपके पास। और अगर आपके पास टोटली 1 एकड़ होती तो उस पर क्या अलग अलग एक प्लांट अलग अलग क्रॉप का लगाते? क्या नहीं, है ना। तो हम क्या करते? तो एक ही क्रॉप लगाते और वो गई, अपन गए। फिर किसान लटकता हुआ पाया जाता खेत पे कहीं किसी पेड़ के साथ। उनने कहा झूला झूल रहा में गले से, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेंगे ना। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बना है 1963। और आगे लिखो नेशनल सीड एक्ट लिख लो बस, सीड एक्ट। देखो एनएससी बनी, ध्यान से देखना, यहाँ 3 क्वेश्चन आते हैं। 1963 में सीड एक्ट बना 1966 में, और इसको लागू किया गया, इसको बोलेंगे अपन अभी वर्ड ऐसा ही आ ही रहा है, आगे जाएगा 1969। ईयर लर्न कर लो अभी तुम, मैं देख के बता दूंगा। एनएससी क्या है बेटा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जहाँ भी कॉर्पोरेशन जुड़ जाता है वहाँ पर कौन की है? वो पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक मतलब किसी प्राइवेट बंदे का अधिकार उस पर नहीं। तो ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ये क्या करती है? नए नए बीज बनाती है। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज का जो ब्रीडर है या जो भी ब्रीडर साइंटिस्ट है या जो प्रोफेसर है जिसने नई वेराइटी मिली निकाली, वो किसको देगा? अपने सीड एनएससी को। किसको? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। वो किसानों को बांटती भी रही है ना। तो कब बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960। सीड एक्ट कब बना? 1966। और लागू कब हुआ? 1969। और लागू वर्ड के लिए जो है इंग्लिश में बता दूंगा।
हाँ इम्प्लीमेंट नहीं, उसके लिए कुछ अलग ही वर्ड है, ठीक है। पास नहीं, पास तो वो 1966 में हो गया, बनना और पास होना बात एक ही है ना। तो तुम थोड़ा सा लिख लो उसको, फिर अपन देख लेंगे वर्ड, हिंदी लिख लो मत परेशान, इतना आसान होता तो मैं बता देता। आगे क्या है, एनएससी का याद कर लो, इतना ही बहुत है। इसका भी 1963। नेक्स्ट अभी अपन क्या पढ़ के आए थे, IADP। अब क्या आ गया, IAAB, है ना। तो वो और ये कंफ्यूज करता है। वो बताओ पहले कब आया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 1960 वो कब आया था जल्दी बता दो मेरे। 61 और ये कब आया, दोनों लिख लो, है ना। IADP है ना, और उसी के नीचे लिखा, मतलब हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, ठीक है, पास पास ही लिखे। और इंटेंसिव ये कब आया, 61 में, पहला वाला ना, 13 नंबर वाला। और 32 वाला कब आया है, 64। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, पहले वाला, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP। पर ये भी याद रखना है, IAAP, ये भी वही है। इसमें क्या कहा गया, ये भी लगभग जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। पहले डिस्ट्रिक्ट वर्ड जोड़ दिया था, अब डिस्ट्रिक्ट वर्ड को हटाकर एरिया जोड़ दिया। काम वही है कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना है, कम से कम जमीन। आगे बढ़े, नेक्स्ट कौन सा है, 1965। अब ये 1965 वाली बात मैं वैसे बता दूंगा जब तुम्हें IRI पढ़ाऊंगा या और ICR पढ़ाऊंगा। पर अभी एक बार देख लो कि फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR। अब DG और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, तो देखो ICAR को ऑटोनोमस बॉडी जब बनाया, ऑटोनोमस बना दिया मतलब सरकार उसके बंदे चूज करेगी। वहाँ के जो जितने भी वो स्टाफ वगैरह है, जो भी लोग हैं, वो कौन चूज करेगी, गवर्नमेंट, है ना। वही भर्तियां निकाल कर, है ना, अलग अलग तरह से इंटरव्यू लेके वगैरह। पर गवर्नमेंट उसे थोड़े अधिकार दे रही है ना, बहुत सारे अधिकार दे रही है कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से चला सको। जैसे ICAR अगर रिसर्च प्रोजेक्ट चला रही है तो उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। बात समझ में आ रही, ऑटोनोमस बॉडी है, यानी आपको भी अधिकार मिल गए हैं। तुम ऐसे समझ जाओ, जब तक पापा कमा रहे हैं तो पैसे किसके अकॉर्डिंग उड़ाए जाएंगे, पापा के। 20 रुपए कहाँ खर्च कर दिए, 100 रुपए कहाँ खर्च कर दिए। जब हम कमाने लगे तो आप क्या हो गए, बोलो, ऑटोनोमस। ठीक है, पापा पूछेंगे पर कभी कभी कि क्या करता क्या है, तुमने का रेंज दो, तुमने कर लूंगा, तो अब क्या हो गया, बोलो, ऑटोनोमस। समझ में आ गई ना ऑटोनोमस। तो ICAR के फर्स्ट DG बने, है ना। ICAR तो पहले ही बन गया था बेटा, ठीक है, याद रखना, ICAR पहले ही बन गया था, पर DG अभी बने। ICAR कब बन गया था, पीछे देख के आओ, 1929। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा ICAR। तो 1929 में बन गए थे, पर पहले जो DG बने वो बने BP पॉल। क्या बने, BP पॉल। इन्हें फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रोज। इनको रोज इतना पसंद था कि इनने 106 वेराइटी निकाल दी, ब्रीडर थे। ऐसा रोज, काला, पीला, सब जितने भी रंग थे सब खत्म हो गए। फिर BP पॉल ने को क्या नाम दे दिया, फादर ऑफ रोज, इन्हीं दिया। तो इनका रोज की ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा योगदान है। फिर ये क्या बन गए, फर्स्ट DG। DG क्या होता है, डायरेक्टर जनरल, यानी ICAR का जो हेड है वो कौन है, DG। तो फर्स्ट DG कौन थे, BP पॉल। अभी DG कौन है, त्रिलोचन महापात्रा। अभी कौन है, त्रिलोचन महापात्रा। जाके सर्च करना, देखना इन दद्दा को, बहुत अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखे ना दिखे, अपने काम के। अब ये क्या है, DG को क्या बोलते हैं, जल्दी देखो, वाइस प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट कोई और होगा, तो प्रेसिडेंट होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कौन होता है, देखो, मैं अगर ICAR में माना मैं DG हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर एक ही बंदा है बस, कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर।
तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहाँ से आएगा? वही तुम सांसद चुनोगे, एमपी चुनोगे, जिसकी जो एमपी बने और उन्हीं में से उन्हीं की गवर्नमेंट बनी है ना। जैसे अभी किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। तो बीजेपी की एक एमपी है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उनको क्या बना दिया गया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो मतलब सीधी सीधी बात है, वो आईसीआर के क्या हो गए? प्रेसिडेंट। भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर काम कहाँ से करेगा? पूरा काम तो कौन कर रहा है? आईसीआर, है ना। तो उसको आईसीआर के सिर पे बिठा दिया सबसे ऊपर। कौन बन गए? वो आईसीआर के प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, पहले क्वेश्चन देगा, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, फर्स्ट ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फालतू सारे काट देना। बोले प्राइम मिनिस्टर को फुर्सत नहीं, हेल्थ मिनिस्टर का काम नहीं। कौन? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। किसके? आईसीआर। और अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके पहले कौन थे? राधा मोहन सिंह। उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें कोई और थे, मुझे याद नहीं है। ठीक है, पर अभी कौन है? अपने यहीं के देख लेना ध्यान से, गंजे गंजे से गोल है ना। ठीक है, और अब जो है और अपने डीजी कौन है अभी? त्रिलोचन महापात्रा। ये पूरा आईसीआर पे क्वेश्चन आते रहता है। चलो आगे थे। फर्स्ट डीजी बीपी पॉल 1965। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया है।